Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. स्तुति's बुक क्लब में आप सबका स्वागत है। स्तुति तो मैं यहाँ हूँ और बुक क्लब का जो आज हिस्सा बनी है, शी समवन वेरी स्पेशल। एक तो आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। 10th October every year is celebrated as the World Mental Health Day. It's a day when we talk about this awareness, क्योंकि हम चाहे जितने भी अपने वेरियस फील्ड्स में तरक्की करें, पर मेंटल हेल्थ के साथ एक टैबू है जो जुड़ा होता है, जो हम ही लोग हैं जो कम कर सकते हैं। और इस वजह से आज सैटरडे को 9th of October हम बात कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट अ न्यू बुक दैट हैज बीन रिटन बाय ऑथर दमन सिंह, जो इस वक्त मेरे साथ है। हेलो, हाउ आर यू? Hi, Stuti. Thank you so much for having me. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा, because while all of us were coping with the madness of lockdown and trying to work not from office but from remotely, and so Zoom had become part of our lives, but this is your first Zoom call, so I find that very amazing. I find it very embarrassing to admit this, but it's absolutely true. This is my first Zoom appearance. बहुत बढ़िया। और वो इसलिए क्योंकि ये इन सब से दूर थी जब ये किताब लिख रही थी। So I think you spent your time constructively. True. So, just a little bit about you. You, of course, went to St. Stephen's Mathematics में आपने graduate किया, उसके बाद आपने आगे पढ़ाई की. But as an author, दो previous non-fiction किताबें आपकी हैं. एक The Last Frontier, People and Forests in Mizoram, which was published in 1996, and Strictly Personal, which came out in 2014, which is a memoir of your parents, Manmohan Singh and Gulsharan Kaur. So you're the daughter of a former Prime Minister. I had to slip that in somewhere. How is he doing? Tell him we miss him. I will, definitely. Thanks so much for remembering. Both my parents are doing well, thanks. Perfect. Touch wood. चलिए, तो ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इनकी हम लेटेस्ट किताब के बारे में आपको बताएंगे। दिस इज कॉल्ड असाइलम, द बैटल फॉर मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया, एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय वेस्टलैंड। इसके बारे में पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बुक दैट्स आउट। थैंक यू सो मच। And this is also the opportune time जब हम इसके बारे में बात करें. So my first question, of course, is going to be a very basic one. Why did you feel the need to write this book? Well, Stuti, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक जमाना था जब मानसिक बीमारी को एक तरह से श्राप माना जाता था, और इसके इर्द गिर्द आसपास इतने सारे भ्रम थे, इतना डर था। पर अब वो जमाना चला गया है। आज के जमाने में, आज की स्थिति में आधुनिक विज्ञान ने हमें समझाया है, बताया है कि मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी में कोई खास अंतर नहीं है। तो जैसे शारीरिक बीमारी का उपचार या ट्रीटमेंट हो सकता है और होता है, वैसे ही मानसिक बीमारी का भी उपचार या ट्रीटमेंट होता है। और इसके अलावा इलाज ही नहीं, जैसे कि शारीरिक बीमारी का इलाज, मतलब देयर आर क्योर्स फॉर सो मेनी फिजिकल इलनेसेस, देयर आर आल्सो क्योर्स फॉर सो मेनी मेंटल इलनेसेस। तो आज की तारीख में अगर किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है तो उसका इलाज भी हो सकता है, और वो अपना ख्याल भी रख सकता है, वो अपने परिवार के साथ जो रिश्ते संबंध है निभा सकता है, और समाज में इज्जत के साथ रह सकता है। तो ये जो सोच है, ये अभी हमारे पूरे देश में फैली नहीं है, कुछ ही वर्गों में ये फैली है। और मेरे मन में ये सवाल था कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, कब से और कैसे ये जो धारणा है दैट मेंटल इलनेस कैन बी ट्रीटेड एंड कैन बी मैनेज्ड, कैन बी क्योर्ड, व्हेन डिड इट स्टार्ट इन इंडिया। और मेरी किताब एक कहानी है कि ये कहाँ से शुरू हुआ और आज तक कैसे पहुंचे हैं हम। That's very, very interesting, and आप बहुत प्यार से एक्सप्लेन भी कर रही हैं. So
of course we would encourage everyone who's listening to us on radio या जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं कि वो ये किताब खरीदें. But अभी आप brief में what is it that you can tell us about this research that you did, और कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई इस चीज की? well, संक्षेप में थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ कि ये जो कहानी है, कम से कम मेरी किताब की जो कहानी है वो 1900 में शुरू होती है, जब we were under British rule, और तब ये पहल की गई कि कैसे हम मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का सुधार करें, मेंटल हॉस्पिटल्स का सुधार करें. तो मेरी कहानी वहां से शुरू होती है. और हालांकि हम सबके मन में ये एक इमेज है, मेंटल हॉस्पिटल, यू नो, these terrible cruel places, तो वो काफी हद तक सच है. मेंटल हॉस्पिटल्स were terrible cruel places, पर जो जिस तरह से धीरे धीरे उनका रिफॉर्म होता गया तो उनमें सुधार आता गया. और मेरी कोशिश ये रही है इस किताब में कि not to just focus on the negative side. I have tried to look at the positive side, कि ये कौन से लोग थे, कौन से अफसर थे, कौन से डॉक्टर थे, कौन से पत्रकार थे, कौन से जज थे, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और उपचार और ट्रीटमेंट और लोगों के हक के बारे में लड़ाई लड़ी. Which is why the title, The Battle for Mental Health Care. You know, so there are lots of battles. My book, मैं कोशिश करती हूँ कि किस किस का योगदान रहा, किन किन लोगों का योगदान रहा, उनका वर्णन मैं इस किताब में करती हूँ. You know, एक चीज जो बहुत सामने आई है, एंड विच इज, जैसे आपने खुद लिखा, मेंटल हेल्थ के बारे में अब धीरे धीरे अवेयरनेस है. वी हैव सेलिब्रिटीज टॉकिंग अबाउट इट, जिससे फर्क पड़ता है. लोग थोड़ा और खुल के सामने आ रहे हैं. अब थेरेपिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, काउंसलर के पास जाना कहीं पे थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है. देयर वाज अ टाइम व्हेन सीधा ही डिक्लेयर कर दिया जाता था, अरे अरे नहीं, ये तो मतलब क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बिल्कुल भी नहीं. अब डिप्रेशन की, हाउ यू आर फीलिंग, यू नो, दीज थिंग्स, इसको इसके बारे में बात करना नॉर्मलाइज किया जा रहा है. बट ये जो जैसे आपने बोला कि, यू नो, दे वर्क क्रूअल प्लेसेस, या धीरे धीरे किस तरीके से इस फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट आई, ह्यूमन माइंड को समझना, कैसे ट्रीट करना, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा इन योर रिसर्च? लाइक व्हाट डिड यू कम अक्रॉस? What I came across is that there was a lot of push from people outside government. So you had some strong voices within government, but you also had equally strong voices outside government. And all this happened very, very slowly. Right. And I think one of the biggest influences came from outside our country. The pressure on all countries, not just India, to pay attention, to pay greater attention to the issue of mental health, to recognize the rights of people with mental health, the right to treatment, the right to life, the right to, you know, employment. So, living with dignity. Exactly. So I see a big role for the international community. सुपर. अच्छा, इस पे जब यू नो आपने डिसाइड किया कि आप किताब लिखेंगी, उसका ट्रिगर क्या था? लाइक व्हाई दिस? एंड ऑल्सो जैसे हम सबकी नॉर्मल जिंदगी में, यू नो, ये मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है, वो फैमिलीज में बोला जाता है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम सुबह नहीं उठ रहे हो ना इसलिए हो रहा है, या कोई भी लाइफ में दुख है तो वो इसलिए बिकॉज यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर नॉट गेटिंग अप. हाउ वाज इट फॉर यू? लाइक, यू नो, from your personal experience, आपका कैसे experience रहा? असल में जब मेरे दिमाग में कोई सवाल उठता है और जब
मेरे आसपास के जो लोग हैं या मेरे अनुभव हैं, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो फिर मैं ये तय करती हूँ कि ठीक है, मैं पता करूंगी. So it is really a matter of finding out for myself. Right. और काफी मैंने शोध किया, रिसर्च किया, और ये सब करने के बाद मेरे मन के सवाल काफी हद तक उनको उनका उत्तर मिला. और जब मुझे उत्तर मिला तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसमें शामिल करूं, आपको भी बताऊं कि मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या पाया है. क्योंकि ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है, so I'll be also dependent on you to tell me कि इसमें ऐसा क्या है जो एवरेज लिसनर्स अभी सुन रहे हैं या जो इसे देख रहे हैं, वो बोलेंगे ओके मेंटल हेल्थ, बट हाउ डज इट अफेक्ट मी, शुड आई पिक अप दिस बुक. बट जबकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो सबको अफेक्ट करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास, और जो हम अपने आपस में डिफरेंशिएशंस लाते हैं. तो इस किताब में वो कौन सी चीजें हैं that you think बहुत जरूरी है that readers it should reach the readers? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये किताब मैंने आपके लिए और अपने लिए लिखी है, आपके जैसे लोग और मेरे जैसे लोग. मैंने किसी एकेडमिक, ये एक एकेडमिक किताब नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ टेक्स्ट बुक कि जो आप इसमें अपने जैसे स्टडी करते हैं वैसी नहीं है. मेरी कोशिश ये रही है कि इसकी भाषा सरल से सरल हो और इसकी शैली ऐसी हो, जैसे कि आप जानते हैं मैं उपन्यास भी लिखती हूँ, तो मैंने कोशिश की है कि जो मेरी शैली है उपन्यास लिखने की, वही शैली मैं इस किताब में लाऊं, टू मेक दिस इंटरेस्टिंग, टू मेक दिस रीडेबल, टू मेक इट एक्सेप्टेबल. तो ये मेरी कोशिश रही है. अब आप कह रहे हैं कि कोई ये क्यों पढ़े, अब मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, वो इस किताब में आपको नहीं मिलेगा. दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ वी एज अ सोसाइटी हैव tried to set up systems, set up policies, set up laws, set up programs to improve mental health care in the country. और ये मतलब इट्स ट्रू कि किताब मैंने लिखी है तो मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए. नहीं करनी चाहिए आजकल तो. That's the norm, आपको बिल्कुल. मैं मानती हूँ कि ये बहुत दिलचस्प कहानी है और इसमें किस मोड़ पे क्या हुआ, कहाँ बाधा पड़ा, कहाँ रुकावट आई, कैसे उससे टाप कर हम आगे बढ़े. मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है और इस कहानी को जानकर हम आगे की भी जो हमारी क्या सोच है, रणनीति है, थोड़ा मुझे लगता है कि बढ़ावा मिलता है. Right. That makes a lot of sense. अच्छा, कोई एक सवाल है मेरा, बिकॉज आपने इतनी रिसर्च करी है और इतने वक्त आप इस किताब के साथ रही हैं. जनरली मेंटल इलनेसेस के साथ ना औरतों को जोड़ दिया जाता है ज्यादातर, कि ज्यादा इमोशनल होती है. इनफैक्ट विक्टोरियन टाइम में तो इट वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड लाइक अ मैलेडी, व्हिच बिकॉज women faint and women are more emotional, so they have the whole concept of the mad woman in the attic और उस तरीके से. ये इस तरीके का बायस आपको भी नजर आया जब आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं? मुझे ये बायस नजर नहीं आया. जहां तक मैंने पढ़ा है और समझा है कि मानसिक बीमारी औरतों को भी होती है, मर्दों को भी होती है, बच्चों को भी होती है, बड़ों को होती है, और जो बुजुर्गों को आजकल तो आप काफी सुनने में आते हैं, ऐसे अनेक बीमारियां जो बुजुर्गों को भी होती है, और ये अमीर को भी होती है, गरीब को भी होती है. पर जो महिलाओं का सवाल है वो शायद यहाँ एक प्रश्न चिन्ह यहाँ जरूर पड़ता है कि अगर कोई महिला, उसका व्यवहार नॉर्मल ना समझी जाए, अगर कोई महिला अब थोड़ी उसका व्यवहार थोड़ा हट के है, या वो परिवार में या समाज से
के रूल्स को वो फॉलो नहीं हाँ, कर, एक रूल ब्रेकर है, एक नॉर्म हाँ, नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि उसको ये लेबल लगा दिया जाए कि ये तो पागल है, ये शी इज मेंटली इल, शी इज नॉट नॉर्मल। तो ये जो धारणा है, ये जो प्रेजुडिस है, ये जरूर है, हमारे समाज में जरूर है। एक्चुअली ये भी एक जैसे आपने बिल्कुल यू राइटली पुट इट कि जब नॉर्म से कोई हट के हमें किसी भी प्रकार में कोई भी लोग दिखते हैं तो एक उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उन्हें बोला जाता है कि जरूर कोई दिक्कत है। एक औरतों को लेके दूसरा होमोसेक्सुअलिटी अभी भी सैडली कई एजुकेटेड लोग भी ये मानते हैं कि ये एक बीमारी ही है और कुछ नहीं है। ये एक प्रेजुडिस, ये बायस भी आपको अपने रिसर्च के दौरान कुछ समझ में आया? ये विषय मेरे रिसर्च में नहीं सामने आया, बट इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट होमोसेक्सुअलिटी को कुछ लोग बीमारी समझते हैं और उसका इलाज ढूंढने के लिए निकलते हैं, और ऐसे कई अजीब और बहुत क्रूर इलाज लोगों पे थोपा जाता है। तो हाँ, there are so many terrible things that happen. राइट। फाइनली आई थिंक एक चीज जैसे आपने बोला कि ये बीमारी क्यों होती है या कैसे ठीक हो, वो यू नो इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक, दैट्स नॉट व्हाट दिस बुक डील्स विद, बट जो पढ़ रहे हैं और जो कुछ चीजें जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि आज भी जैसे आपने बोला कि जो सीनियर लोग हैं उनके साथ जिस तरीके की मेंटल इश्यूज जुड़ती हैं, ऑल्सो अ लॉट ऑफ इट स्टार्ट्स विद द फैक्ट कि वो अकेले रहते हैं। अब फैमिली सपोर्ट उस तरीके का नहीं है जैसे पहले होता था, तो जब आप अकेले रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं होते बात करने को, तो धीरे धीरे these kind of illnesses also creep in। तो कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी एवरीडे दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि we all work towards a healthy mental state। Of course, there are so many things, and these things are not new. आपको अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि in the 1920s and 1930s जो स्पेशलिस्ट थे, जो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट थे, वो क्या मानते थे कि क्या इलाज है। उन दिनों में कोई गोलियां तो होती नहीं थी, इंजेक्शन तो होते नहीं थे, तो वो क्या समझते थे? दे बिलीव्ड कि अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी है तो उसको भरपूर मात्रा में पौष्टिक भोजन चाहिए, उसको आराम चाहिए, उसको आजादी चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, उसको एक्सरसाइज चाहिए, उसको मनोरंजन चाहिए, उसको रिक्रिएशन चाहिए। तो ये माना जाता था that this is how to treat people, this is how to treat people with mental illness। अब वो तो वैसी बातें तो हम सब भूल रहे हैं, है ना। तो अब जो झुकाव है वो ये गोली लो या वो गोली लो या ये प्रैक्टिस करो या ना करो। सो देयर इज अ मेडिकल एस्पेक्ट एंड देयर इज अ नॉन मेडिकल एस्पेक्ट। तो जैसे कि आपने बताया, so much of the state, our health, my mental health depends not only on my brain, on my body, on the way I feel, I think, I behave. It depends on my family, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मेरे परिवार की स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। इट डिपेंड्स सो मच ऑन परिवार के बाहर समाज में क्या हो रहा है। अब आजकल जब हम देखते हैं कि कोविड इतना छाया हुआ था और अभी भी है, तो क्या असर होता है हमें। मुझे कोविड नहीं है, पर मेरा ध्यान हमेशा जा रहा है कि किसके साथ क्या बीत रही है। मैं आज स्वस्थ हूँ, पर मेरे पिता पर क्या बीती है ना, मेरे पड़ोसी पे क्या बीती, मुझे क्या हो सकता है, और कैसे लोगों के रोजगार नष्ट हो गए हैं, कैसे लोग भूखे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट myself, it's me, my family, my society, my community, my environment। इतने भरपूर इन्फ्लुएंसेस हैं मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर। So one cannot see it purely as a medical issue,
It is a Right. social issue. Yes. It is a cultural issue. Right. I think I gave a very long speech. No. It made a lot of sense. So, before we end this, Daman जी, जो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आपने बड़े प्यार से बोला कि जब किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिलता और मैं आसपास से पूछती हूँ और उनके पास नहीं होता, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि अच्छा मैं अब पता लगाऊंगी, और आपने पता लगाया. द बुक इज आउट. टेल अस, क्योंकि रिसर्च के दौरान कई ऐसी चीजें होंगी जो आपको भी नहीं पता होंगी, जिससे आप भी हैरान हुए होंगे. वो कौन सी थी? इफ यू कैन शेयर वन और टू ऑफ दोस थिंग्स. तो मैं नहीं जान पाई ये. नहीं, जो आपने जाना इस दौरान, जो आपको पहले शायद हाँ. नहीं पता था. हाँ, बहुत ही अद्भुत कुछ विषय थे. जैसे कि इन पार्लियामेंट इन द 1950s and 1960s ये प्रस्ताव रखा गया कि जो मानसिक बीमार लोग हैं और अन्य भी कई जो जिन बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, उनको कंपल्सरी स्टेरिलाइज किया जाए. और ये मेरे लिए बहुत ही आई वाज रियली शॉक्ड, कि क्या ऐसा सोचा जाता था. और फिर मैंने जो पार्लियामेंट की डिबेट पढ़े कि किसने क्या कहा, क्या पक्ष रखे गए, क्या सवाल किए गए, और फिर मुझे बहुत ही एक तरह से रिलीफ हुआ कि जो तब के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कैसे इसका मुकाबला किया. दैट दिस इज out of the question, this will never happen in our country. No, but it has happened in other countries. Even at that time, it was happening in other countries, and in the past, it had happened in many countries. So, in a way, I think we should be grateful for कि कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने बहुत ही liberal, progressive view अपनाया. Everything was not bad. Everybody was not prejudiced. Everybody was not ignorant. Yes. So I feel it's important to recognize the positive aspects. Right. So that's one. I think that's very nice because generally हमारे law makers से इतनी शिकायत होती है, but like you said, अगर वो इस तरीके से, because mental health का struggle is also interlinked with human rights and how you treat those patients who are suffering. So अगर we've done something right, I think that should be celebrated. So that is lovely. आपके कुछ सुझाव जो अब आप देंगी, because in a way you've also become an expert in this. अब जिस स्टेट में है मेंटल हेल्थ केयर हमारे देश में, और क्या हो सकता है इसको और बेहतर करने के लिए? पहला तो ये कि मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ. I think I see myself as थोड़ा एक जागरूक. Yes, you know a little more than an average citizen. A little. Yes. Well, no, I won't. I know a little more than I used to know. So I don't put myself above everybody else. I am not an expert. I think the sad part is that we haven't done enough. Our government hasn't done enough. Our society hasn't done enough. And while हमने बहुत प्रगति की है, मतलब अगर हम पहले 0 थे तो शायद हम 50 तक ही पहुंचे हैं. तो ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आज भी अगर जो रिसेंट सर्वे का आप देखेंगे तो there are about 150 million people who are affected by mental illness, and only 1 person in 5 gets treatment. So what does it mean? It means that 4 people out of 5 are still suffering and will suffer. So yes, we have a lot to feel optimistic about, पर ये लड़ाई अभी बाकी है. लड़ाई अभी बाकी है, बिल्कुल. एंड जैसे बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है, बट ये जो ट्रेलर आपने अपनी इस नई लेटेस्ट किताब का दिया, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एंड आई होप मोर पीपल you can order it online or go to a bookshop near your house and pick up a copy of Asylum, The Battle for Healthcare in India. Thank you so much, Daman Singh. आपने हमसे बात की, बड़ा मजा आया. Thank you, Stuti. मुझे भी बहुत मजा आया.
I have to ask you this. Did our former Prime Minister proofread this book? बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने पूरी इस छानबीन की, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने पढ़ी, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया कि ये बहुत ही जरूरी विषय है, और जो मैंने लिखा है उन्होंने थोड़ा प्रेज भी किया। सो मैं चाहती हूँ कि स्तुति आप भी पढ़ें, चाहे शो खत्म हो गया हो, फिर भी आप पढ़िए और मुझे आपका रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, प्लीज जरूर बताइए। Absolutely, absolutely, I will. Thank you so much, Stuti's book club का हिस्सा बनने के लिए।